सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम करेंगे अदर वॉइड एग्रीमेंट। सर अदर वॉइड एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या हिसाब किताब है कि कौन से एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है ना, एग्रीमेंट ही वॉइड होते हैं, मतलब वॉइड एब इनिशियो, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका था कि अगर एक एग्रीमेंट सही है पर वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता, अगर आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते इस पर लॉ, तो उसको वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, क्योंकि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी जब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन अगर एग्रीमेंट ही गलत है, एग्रीमेंट ही गलत है, तो उसको वाइड एग्रीमेंट बोला जाता है। अगर एग्रीमेंट सही है पर इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता, उसको वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। पर अगर एग्रीमेंट ही गलत है तो सर वो वाइड एग्रीमेंट कहला जाता है। और वाइड एग्रीमेंट को हम आसान अल्फाज में लॉ के लैंग्वेज में कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। ठीक है। अब सर बात ये है कि हमने जो है ना, हम आज की क्लास में आगे पढ़ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा हो, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा हो जिसके अंदर मैं सामने वाली पार्टी को मना कर रहा हूँ कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ब्रीच किए, एक एग्रीमेंट हो रहा है ए और बी के दरमियान। लेट सपोज ए जो है बी को जॉब दे रहा है अपनी कंपनी में, ए जो है बी को जॉब दे रहा है अपनी कंपनी में, और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है कि बी को हायर किया ए ने और बोला मैं तुम्हें माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह दूंगा, मैं तुम्हें माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह दे दूंगा। ठीक है। अब सर ए ने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख दिया कि मीनवाइल अगर मैंने कोई भी जो भी टर्म्स हमारे वक्त डिस्कस हो रहे हैं जॉब तुम्हें देते वक्त, अगर मैंने जब तक जॉब तुम्हारा चल रही है, जब तक तुम्हारी ये जॉब चल रही है, तब तक मैंने सर अगर कोई भी टर्म्स ब्रीच किया, तब तक मैंने ये एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी ट्रम्प रीच किया, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना कि आप जॉब करने जाते हैं अपने एम्प्लॉयर के पास, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि माना मेरी माना कितनी तनख्वाह होगी, मेरे ऑफिशियल टाइम क्या होगा, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। तो तुम मेरे खिलाफ, मतलब उसने एग्रीमेंट में लिख दिया तुम मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकोगे, तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट में उसने लिख दिया कि तुम मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकोगे कंप्लीटली। जब भी मैंने अपने टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किए, तुम मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकोगे। या उसने अपने एग्रीमेंट में लिख दिया जब भी मतलब जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो तुम मेरे खिलाफ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए केस नहीं कर सकोगे, या 6 महीने के। या तो मैंने लिख दिया ताहयात तुम केस नहीं कर सकोगे, या तो मैंने टाइम लगा दिया, टाइम दे दिया कि इतने टाइम तक तुम मुझ पे केस कंप्लीटली नहीं कर सकोगे। ठीक है ना, इन डेट केस सर वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा, क्योंकि सर किसी का ये राइट है, किसी की ये लिबर्टी है कि सर वो कोर्ट में जाके आपके खिलाफ केस कर सके अगर आपने उसको नुकसान दिया। अगर मैं उसमें एग्रीमेंट करते वक्त सामने वाले से ये राइट ले लूं कि यार तुम मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकोगे, जब भी मैं तुमसे एग्रीमेंट करूंगा, तो सर वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाता है। ऐसा एग्रीमेंट जिससे मैं सामने वाली पार्टी से उसके केस करने का राइट छीन लूं, तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाता है सर। लेकिन इसकी ना लॉ में एक्सेप्शन बताई गई। ठीक है, ले- एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि लेट सपोज ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 1000 बोरी ऑफ सीमेंट सेल करूंगा, 1000 बोरी ऑफ सीमेंट सेल करूंगा, और एक बोरी की कॉस्ट होगी लेट सपोज 500 रुपीज। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर तो रहा हूँ, अगर मैंने कोई भी टर्म्स ब्रीच की कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना, मैंने सीमेंट की क्वालिटी सही नहीं दी, मैंने सीमेंट टाइम पे डिलीवरी नहीं की, ठीक है ना, सीमेंट जो तुम मांग के गए मैंने वो नहीं दी, मैंने कोई भी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच किए, तो तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में नहीं जाओगे, ये उसने एग्रीमेंट में लिख दिया। या तुम मेरे खिलाफ 1 महीना 2 महीना कोर्ट में नहीं जाओगे, मुझे खिलाफ सू नहीं करोगे, तो सर ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, अगर दोनों पार्टीज आपस में मिलके, कब जायज होगा, कब आप एग्रीमेंट में ये लिखना जायज होगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं करेंगे, कब जायज होगा सर? कंप्लीटली किसी को रोकना कि तुम मेरे खिलाफ केस नहीं करोगे, वो नाजायज है, वो वॉइड है। कंप्लीटली किसी को रोकना कि तुम मेरे खिलाफ केस नहीं करोगे, वो सर नाजायज है, वो गलत है। लेकिन अगर हम दोनों जो कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज हैं, वो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट दोनों एग्री कर ले, लॉ ने बोला दोनों एग्री कर लें कि यार हम क्या करते हैं, हम ना कोर्ट डिसाइड कर लेते हैं, हम एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट कोर्ट डिसाइड कर लेते हैं कि जब अगर तुमने हम दोनों में से किसी ने भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किए, तो हम जाएंगे कहाँ?
या तो हम पंचायत में चले जाएंगे, हमारे गांव की जो पंचायत है जहाँ पे सरदार वगैरह बैठता है फैसला करता है, हम कोर्ट वगैरह में नहीं जाएंगे, हम पंचायत में चले जाएंगे और उनसे फैसला करवा लेंगे, तो सर वो जायज हो जाता है, आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला करवा लिया। तो यहाँ पे ना आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हम दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी ने आपस में डिसाइड कर लिया, अगर जिसने भी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किए, वो सर आर्बिट्रेशन में जाके हम फैसला करेंगे, ठीक है ना। और आर्बिट्रेशन में जो फैसला हो गया, उसके बाद हम ऊपर चैलेंज नहीं करेंगे। ऊपर चैलेंज के जैसे कि सर होता ये है कि सबसे जो कम में कम कोर्ट होती है, सबसे पहले होती है आर्बिट्रेशन, उसके बाद होती है सेशन कोर्ट, उसके बाद होती है हाई कोर्ट, उसके बाद होती है सुप्रीम कोर्ट। ये ज्यादातर हम लीगल में के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले ये होता है कि आप जो है ना, जो कुछ लोगों की मर्जी होती है आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला करवाना चाहे तो कर सकते हैं, वरना लॉ के हिसाब से ये है कि भाई सबसे पहले ना आप सेशन कोर्ट जाओगे। अगर एक बंदे ने सेशन कोर्ट में केस हार गया, तो अगर वो उस केस को, उस जज के कोर्ट को केस को चैलेंज करना चाहता है, तो उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर सर वो हाई कोर्ट में भी केस हार गया, तो उसको मजीद चैलेंज करना चाहता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर सर डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में वो गया, ना सेशन कोर्ट में गया ना हाई कोर्ट में गया, डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया ना, वो फाइनल होता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। अभी ये जब दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी में एक्सेशन, एक तो ये थी आर्बिट्रेशन वाली कि हम आर्बिट्रेशन में फैसला करवा लेंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, आपस में दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी आपस में एग्री कर सकती है कि यार हम, हमारा जब भी केस होगा ना, या तो हम दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहे हैं, ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों ने एग्री कर लिया कि अगर हम दोनों में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ब्रीच किए, किसी ने भी अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं की, तो हम दोनों में से केस जो किया जाएगा सेशन कोर्ट में किया जाएगा। हम हाई कोर्ट में नहीं करेंगे, हम सेशन और सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेंगे। सेशन कोर्ट का जो फैसला आएगा ना, वो फाइनल होगा। हमने मिलके कोर्ट डिसाइड कर ली, हम कोई भी कोर्ट डिसाइड कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी ने आपस में कोर्ट डिसाइड कर ली, यार लेट सपोज हाई कोर्ट में कर लेंगे, लेट सपोज सुप्रीम कोर्ट में कर लेंगे, लेट सपोज सेशन में कोर्ट में कर लेंगे। लेकिन एक कोर्ट का फैसला आ गया ना, उसके बाद हम उसको मजीद चैलेंज नहीं करेंगे कि यार सेशन कोर्ट का खिलाफ डिसीजन आ गया, मेरे मेरे खिलाफ डिसीजन आ गया, मैं जज साहब के कोर्ट को चैलेंज करने के लिए मैं मजीद हाई कोर्ट में जाऊंगा, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगर सर ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट में बात आ रही है ना कि हम सामने वाली पार्टी को रोक रहे हैं कि या तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, या तो हम सेशन कोर्ट में जाएंगे, ठीक है ना। तो सर अगर एक ही कोर्ट में जाएंगे, उसका जो फैसला आ गया वो फुल एंड फाइनल होगा, या तो तुम्हारे लिए होगा या तो मेरे लिए होगा। उसके बाद हम मजीद केस नहीं करेंगे, कोई भी हम दोनों में से केस नहीं करेगा। तो सामने वाले को अगर मैं लीगल प्रोसीडिंग से रोक रहा हूँ, तो सर इन दैट केस वो जायज है, ठीक है ना, अगर दोनों पार्टी एग्री कर जाए। तीसरी बात सर, पहली एक्सेप्शन क्या थी, जब भी कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी में कोई मसला हो जाएगा, तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। अगर वो आपस में ऐसा लिख रहे हैं तो सर लिख सकते हैं, ठीक है ना। आर्बिट्रेशन में भी हो जाकर सू तो कर सकता है, लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि तुम बिल्कुल ही सू नहीं कर सकते, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, वो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन सर अगर मैं उसको कहूँ कि हम दोनों में से किसी ने भी सर अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ब्रीच किए, तो हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को आर्बिट्रेशन में जाके ले जा सकता है, ठीक है ना। पंचायत में, हमारे गांव की जो पंचायत लगती है, सरदार के पास जाके फैसला करवा लिया हमने। या सर दूसरी चीज, हम दोनों में दूसरी एक्सेप्शन, अब मैंने अपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि यार ऐसा है, अगर तुम दोनों, तुम या मुझसे किसी ने भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किए, तो हम सेशन कोर्ट जाएंगे और सेशन कोर्ट ने जो फैसला किया ना, वो फुल एंड फाइनल होगा। इसके बाद हम मजीद चैलेंज नहीं करेंगे, तो ये बात वैलिड हो जाएगी। अगर दोनों पार्टी ने इस बात पे एग्री कर लिया, तो फिर सेशन कोर्ट ने जो फैसला किया ना, वो फाइनल हो जाएगा। फिर वो बंदा हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकेगा दोनों पार्टी। तीसरी बात क्या है सर, तीसरी बात जो वैलिड है वो ये चीज है कि यार अगर हम दोनों पार्टी में से, अगर दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी में से वो मिलके कोई एक कोर्ट सेलेक्ट करते हैं, दो कोर्ट हैं सेम नेचर के, लेट सपोज एक है कराची की सेशन कोर्ट, एक है हैदराबाद की सेशन कोर्ट, लेट सपोज, ठीक है ना। तो सर हम दोनों क्या करते हैं कि यार हम दोनों मिलके ना कोई एक कोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं पर्टिकुलर, कि अगर किसी, हम दोनों में से किसी ने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट के, तो कौन सी कोर्ट के अंदर केस करेंगे, या तो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे, या तो हैदराबाद के अंदर चैलेंज करेंगे। दोनों कोर्ट में से किसी एक कोर्ट को हमने दोनों ने मिलकर सेलेक्ट कर लिया, तो जब भी अगर किसी ने ब्रीच किया, तो उसी के अंदर हम जाके उसको ना फाइल कर सकेंगे, आगे हम फाइल नहीं कर सकेंगे, वो हमारा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लें, फिर मुझे बताएं, तो फिर हम आगे बढ़े, जल्दी से रीड कर लें, जल्दी से।
चलें सर, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखें, एक बात ये है कि एग्रीमेंट अगर किसी को भी आप शादी करने से रोक रहे हैं, कोई ऐसा मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ, लेट सपोज ए ने बी को नौकरी दे दी, जॉब दे दी, और जॉब करते वक्त, जिस वक्त अपॉइंट कर रहा था बी को, जब ए बी को अपॉइंट कर रहा था जॉब के लिए, तो बी को ए ने बोला कि यार बात सुन, मैं तुझे जॉब तो दे रहा हूँ अपनी कंपनी में, लेकिन तू 2 साल शादी नहीं कर सकेगा। मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहा हूं कि तू 2 साल शादी नहीं कर सकेगा। अब देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए कह रहा है बी को कि मैं तुझे जॉब दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन तू 2 साल शादी नहीं कर सकेगा या 1 साल शादी नहीं कर सकेगा। इट मीन्स इट मीन्स बिल्कुल मैंने क्लास में पढ़ाया था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब उस वक्त एक ही लाइन पे वो लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सर, मैंने उस वक्त ओवरव्यू दिया था, लेकिन सर मैं क्या कर रहा हूँ, उस सामने वाली पार्टी को क्या कर रहा हूँ कि यार अब ना ए जो है ना बी को रोक रहा है कि तुम शादी नहीं कर सकोगे, तो हर वो एग्रीमेंट जो कि मेजर के साथ किया जाए, नॉट माइनर के साथ, हर वो एग्रीमेंट जो मेजर के साथ किया जाए, जिसकी 18 साल से उम्र ज्यादा हो, और अगर मैं उससे उसको बोलूं कि तुम शादी नहीं कर सकोगे, अगर मैंने तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर तुम मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो तुम ये शादी नहीं कर सकोगे, तो सर वो वॉइड एग्रीमेंट है, वो वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है ना। आप किसी से हक नहीं छीन सकते, लेकिन शादी हमेशा वही कर सकता है एज पर पाकिस्तान लॉ जो कि मेजर हो, जो कि माइनर नहीं हो। तो अगर मैं माइनर को रोक रहा हूँ शादी करने के लिए, एग्रीमेंट अगर किया जा रहा है माइनर को रोकने से शादी करने के लिए, तो सर वो क्या होगा, वो वैलिड एग्रीमेंट होगा। सर फिर माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट करना इनवैलिड होता है। अब आप कह रहे वैलिड, बेटा कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट करना माइनर के साथ वॉइड होता है, एग्रीमेंट करना माइनर के साथ वैलिड होता है। माइनर के साथ एग्रीमेंट करना वैलिड है, माइनर के खिलाफ एग्रीमेंट इनफोर्सिबल नहीं हो सकता। जब भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एग्रीमेंट हो करना अलग चीज है, कॉन्ट्रैक्ट करना अलग चीज है। जब एग्रीमेंट को मैं इनफोर्सिबल बना दूं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। माइनर के साथ एग्रीमेंट तो हो सकता है, पर माइनर को आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। तो सर अगर मैं उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकूंगा तो इसका मतलब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एग्रीमेंट की बात हो रही है, अगर मैं माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि तुम जब तक मेजर नहीं हो जाते तब तक तुम शादी नहीं करोगे, मैं कोई भी एग्रीमेंट कर लूं माइनर के साथ कि भाई तुम मुझसे ये एग्रीमेंट कर रहे हो तब तक तुम शादी नहीं कर सकोगे, तो वो वैलिड होगा। मैं माइनर को रोक सकता हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि अपने एग्रीमेंट में कि तुम शादी नहीं कर सकोगे, तो सर वो वैलिड कहलाया जाएगा। लेकिन मैं किसी मेजर बंदे को जो माइनर नहीं है उसके साथ अगर शादी रोकने का एग्रीमेंट कर रहा हूँ जो कि उसका हक है, तो सर वो वॉइड कहलाया जाएगा, ठीक है सर। तो ये यहाँ से भी लेके यहाँ तक पढ़ लें, ठीक है ना। A promise with B for good consideration that she will not marry C. It is a void agreement. A ने B से प्रॉमिस किया, A ने B से एग्रीमेंट किया कि मैं तुझे गुड कंसिडरेशन मतलब 1 लाख 10 लाख या 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तू सी से शादी नहीं करेगी। ए ने बी को बोला कि मेरा वादा है, मैं तुझे 10 लाख या 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, तू सी से शादी नहीं करेगी। तो सर ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा, ये वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। चले सर, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? अनसर्टेन एग्रीमेंट ये होते हैं जब दो पार्टीज आपस में एग्री कर रही हो, तो सर उनके जो दिमाग हो ना वो मैच नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। उनके जो आपस में जो कंसर्न हो ना वो मैच नहीं हो रहे। एग्रीमेंट जो जिसके अंदर बात साफ ना हो, जिसके अंदर अनक्लियर हो, जिसके अंदर वेग हो बात, तो सर उसको अनसर्टेन एग्रीमेंट किया जाता है, जिसके अंदर सर्टेनिटी नहीं है। सर जैसे कि एक बंदा है, उसके पास सर मोबिल ऑयल भी पड़ा हुआ है, पेट्रोल भी पड़ा हुआ है सर, उसके पास कई बहुत सारे टाइप्स के ना ऑयल पड़े हुए हैं, बहुत सारे टाइप्स के ऑयल पड़े हुए हैं। अब बात ये है कि आप उसके स्टोर में चले गए, आपने उसको बोला कि यार बात सुन, मुझे ना 100 टन के ऑयल दे दे, 100 टन के ऑयल दे दे, और मैं उसके तुझको तुझको ना 1 लाख रुपए दे दूंगा। अब यहाँ पे ना ये एग्रीमेंट वेग है सर। कैसे वेग है, किस तरीके से ये अनसर्टेन है, कौन सी बात इसके अंदर क्लियर नहीं है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक शॉप, लेट्स सपोज मिस्टर ए एक शॉपकीपर है, उसकी शॉप पे बहुत सारे टाइप्स के ऑयल पड़े हुए हैं,
ठीक है ना, बहुत सारे टाइप्स के ऑयल पड़े हुए हैं। अब आप उसके सर शॉप पे चले गए, आपने जाके उसको बोला कि मुझे 100 टन ऑफ ऑयल दे दे, ठीक है, 100 टन ऑफ ऑयल दे दे और मैं ना तुझे 1 लाख रुपए कोई दे दूंगा। अब बात ये है कि सर ये एग्रीमेंट वॉइड है, ये एग्रीमेंट वेग है। सर किस तरीके से वेग है? क्योंकि सर उसकी शॉप पे पता नहीं कितने टन के ऑयल पड़े हो, आप उससे कौन सा ऑयल मांग रहे हैं, कौन सा ऑयल डिमांड कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट के अंदर कहीं लिखा ही नहीं हुआ। मोबिल ऑयल मांग रहे हैं सर, सर आप उससे पेट्रोल मांग रहे हैं, सर आप उससे डीजल मांग रहे हैं, आप उससे क्या कौन सी चीज मांग रहे हैं? अगर उसके अंदर अगर उस दुकानदार का काम ही एक ऑयल सेल करना होता तो फिर तो बात एक ही होती। लेकिन अगर उस दुकानदार का काम है कोई 10 टाइप्स ऑफ ऑयल सेल करना, तो अगर आप एग्रीमेंट में मेंशन ये नहीं कर रहे कि मुझ आपको कौन सा ऑयल चाहिए, तो वो वेग हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली लेट सपोज आप उससे कोई सर मोबिल ऑयल मांग रहे हैं, उसने आपको 100 टन ऑफ पेट्रोल डिलीवर कर दिया, तो सर ये यहाँ पे बात मिसिंग हो जाएगी और एग्रीमेंट में गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब भी एग्रीमेंट को ना सर्टन बनाने के लिए सर्टन बनाना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया गया। पर अगर एक यहाँ पे वेग सिस्टम क्या था कि ऑयल मेंशन नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अगर एक बंदे का काम है सिर्फ और सिर्फ मोबिल ऑयल सेल करना, एक दुकानदार का काम है सिर्फ और सिर्फ मोबिल ऑयल सेल करना, तो अगर मैं उसके बाद चला गया, मैंने उसको बोला मुझे 100 टन ऑफ ऑयल दे दो, तो सर ये जो होगा एग्रीमेंट वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? क्योंकि वहां गलती होने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ पड़ा ही मोबिल ऑयल है और कोई ऑयल है ही नहीं, ठीक है ना। इन दैट केस सर ये जो होगा ना, ये अनसर्टेनिटी वाला मैंने आपको मिसाल दिया। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं लेट सपोज उस दुकानदार किसी बंदे के पास गया, मैंने किसी बंदे के पास गया कि यार मैं तुझे ना अपना घर सेल करना चाहता हूँ और तू मुझसे घर खरीदेगा। उसने बोला हाँ खरीदूंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं तुझे घर सेल करूंगा या तो 1 लाख रुपए में या तो 1.5 लाख रुपए में। अब ये अनसर्टेनिटी आ गई ना, क्योंकि प्राइस सेटल नहीं है, प्राइस डिटरमाइंड नहीं है, या तो 1 लाख में या तो 1.5 लाख में या तो 1 करोड़ में या 1.5 करोड़ में। तो सर प्राइस भी ना, ये मैंने एग्रीमेंट में ऐसा क्यों लिखा या तो 1 करोड़ में या 1.5 करोड़ में? भाई एक प्राइस लिख दो ना, या तो 1.5 करोड़ लिख दो या तो 1 करोड़ लिख दो, या तो बीच की कोई प्राइस लिख दो। तो प्राइस भी एग्रीमेंट के अंदर हर बात सर्टन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। जब जाके एग्रीमेंट सर वैलिड बनता है। अगर एग्रीमेंट के अंदर बातें क्लियर नहीं होंगी कि कौन सी चीज के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो सर वो सर वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। तो सर आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लें, फिर मुझे बताएं तो आगे बढ़े। चलें सर, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब देखो, मैं एक बंदे से एग्रीमेंट कर रहा हूँ जो कि डिपेंडेंट है किसी दूसरे इवेंट पे। मैं एक बंदे से एग्रीमेंट करने जा रहा हूँ जो कि डिपेंडेंट है किसी दूसरे इवेंट पे। तो सर, और वो जो दूसरा इवेंट है वो सर इम्पॉसिबल इवेंट है, वो सर इम्पॉसिबल इवेंट है। तो सर वो अल्टीमेटली जो मैं एग्रीमेंट करूंगा वो क्या हो जाएगा? वो सर वॉइड हो जाएगा। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं किसी बंदे से एग्रीमेंट करने जा रहा हूँ, मैं किसी बंदे से एग्रीमेंट करने जा रहा हूँ जो कि लेट सपोज ए बी से एग्रीमेंट करने जा रहा है कि मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। जी सर, अगर ए बी से एग्रीमेंट कर रहा है, अगर ए बी से एग्रीमेंट कर रहा है कि बोल रहा है कि देख अगर आज रात बारिश हुई ना तो मैं तुझे 1000 रुपए दे दूंगा। अब देखो, ए बी से एग्रीमेंट कर रहा है कि अगर आज रात ऐसा हुआ तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। मतलब ए का और बी का जो एग्रीमेंट है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, मतलब ए की जो परफॉर्मेंस है और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वो जब पूरा वो डिपेंडेंट है किसी ऐसे इवेंट पे जो कि इम्पॉसिबल है। जी सर, मैं ये कह रहा था कि एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट का ये मकसद है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की, अगर एक एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट हो किसी ऐसे इवेंट पे जो कि इम्पॉसिबल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे कि ए ने बी को बोला कि मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा
अगर आज रात बारिश हुई, अब देखो एक का वादा क्या है कि मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, एक की परफॉर्मेंस क्या है कि मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, ठीक है ना, एक का प्रॉमिस ये है। लेकिन एक का प्रॉमिस पूरा कब होगा सर? अगर बारिश हुई तो इट मींस एक की परफॉर्मेंस, एक का प्रॉमिस डिपेंडेंट है बारिश होने या ना होने पे। अगर एक एग्रीमेंट लॉ ने बोला, अगर एक प्रॉमिस, अगर एक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट हो किसी ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट पे जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वो वाइड एग्रीमेंट है। जैसे कि अगर बारिश हो भी सकती है रात को और बारिश नहीं भी हो सकती है, तो सर एक किस्म की अनसर्टेनिटी आ गई, इन डेट केस लॉ ने बोला कि भाई अगर एक एग्रीमेंट किसी दूसरे एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट होगा और वो दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट होगा और वो जो इवेंट होगा वो इम्पॉसिबल होगा, अगर पॉसिबल हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वो पॉसिबल ही ना हो सर, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो, तो सर इन डेट केस उसको क्या कहा जाएगा, उसको लॉ ने वॉइड करार दे दिया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आ रही है कि ए ना बी से शर्त लगा रहा है, ए शर्त लगा रहा है आपसे, ए ने मुझसे शर्त लगा दी कि यार बात सुन, बी ने अगर सी एक हिंदू लड़की से, ठीक है ना, सी एक हिंदू खातून है, अगर मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि बी 100% सी से शादी करेगी, अगर बी ने सी से शादी कर ली तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। और अब ये जो सी है ना वो ऑलरेडी मैरिड वुमेन है, ठीक है, ऑलरेडी डी की वो बीवी है, ऑलरेडी डी की बीवी है। इसने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि भाई ए ने आपसे शर्त लगाई है, अगर बी ने सी से शादी कर ली, ठीक है ना, तो मैं तुझे 1000 रुपए दे दूंगा। और जो सी है ना वो ऑलरेडी डी की मैरिड वुमेन। अब देखो अब ये फ्यूचर इवेंट है और वो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि सर उसके जो 1000 रुपए जो देने हैं वो डिपेंडेंट है बी के सी से शादी करने से, और बी की सी से कैसे शादी हो सकती है? क्योंकि सी ऑलरेडी मैरिड है डी से, सी ऑलरेडी मैरिड है, इसका मतलब सी डी से डाइवोर्स ले, अल्लाह ना करे उसके बाद सी की ना बी से शादी हो जाए, तो जब जाके वो 1000 रुपए देगा। तो सर अगर इस एक किस्म की अनसर्टेनिटी है और उसकी जो एक ही परफॉर्मेंस है 1000 रुपए देने की, प्रॉमिस पूरे करने की, सर वो डिपेंडेंट है, वो कॉन्टीजेंट है ऐसे इवेंट पे जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। तो ऐसा कोई इवेंट अगर हमारी परफॉर्मेंस, हमारी प्रॉमिस डिपेंडेंट हो किसी ऐसे इवेंट पे जो कि सर इम्पॉसिबल हो, जो कि हो भी सकता हो नहीं भी हो सकता हो, तो सर उसको लॉ ने वॉइड करार दिया। सर लॉ ने ये भी कहा कि अगर एग्री आप ऐसे ऐसे कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, जो कि ऐसे कोई एग्रीमेंट कर रहे हो जिनके अंदर परफॉर्मेंस, सर जिनके अंदर प्रॉमिस, जिनके अंदर परफॉर्मेंस सर इम्पॉसिबल हो, तो सर वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाएंगे। लेट सपोज मैंने आपको कहा, ए ने बी को कहा तू मुझे आज बारिश बरसा के दे दे, मैं तुझे 1000 रुपए दे दूंगा। क्या बी के हाथ में है तो बारिश बरसाना? नहीं सर, ये इम्पॉसिबल एक्ट है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। लेट सपोज ए ने बी को कहा कि यार तू मुझे जादू की छड़ी से ना मुझे खजाना निकाल के दे जमीन से, मुझे जमीन से खजाना निकाल के दे दे, मैं तुझे ना 1 लाख रुपए दूंगा। अब क्या बी खजाना निकाल सकता है जमीन से? नहीं सर, ये तो जादू से ही निकल सकता है और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो सर एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट सर ये भी वॉइड है। उसके अलावा अगर मैं कोई एग्रीमेंट कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो वो भी वॉइड है। जैसे कि ए ने बी को बोला कि यार फ्यूचर में जब हम हैदराबाद से कराची शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो तू और मैं वहां जाके ना टैक्स की फर्म खोलेंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर 50% तू पार्टनर होगा, 50% मैं पार्टनर होगा। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर की जो भी बात होगी ना तो वो वर्ड कहलाई जाएगी। ये लेट सपोज ए ने बी को बोला कि 6 महीने के बाद मैं जो है ना, बी का कारोबार है सीमेंट सेल करने का, 6 महीने के बाद मैं घर बनाने वाला हूँ, तो 6 महीने के बाद ना मुझे क्या चाहिए होगी, तो उससे चाहिए होगी 100 किलो सीमेंट, 100 बोरियां सीमेंट की, ठीक है ना। आज कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि तू मुझे कितने की देगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कब होगा? 6 महीने के बाद। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस फ्यूचर में हो, जिसकी परफॉर्मेंस, ठीक है ना, फ्यूचर में हो, तो सर वो वॉइड कहलाया जाता है, ठीक है ना। एग्रीमेंट इन फ्यूचर जो है ना वो वॉइड कहलाया जाता है, ठीक है। तो सर इन सब, अब इस पूरे पेज को रीड कर लें फिर मुझे